किताबें करती हैं बातें। सहकारी रेडियो के श्रोताओं को पवन का नमस्कार। साथियों, किताबें करती हैं बातें कार्यक्रम के तहत पेश है एक नई पुस्तिका, समाजवादी जनवाद। ये पुस्तिका क्रांतिकारी शिव वर्मा द्वारा लिखी गई 5 पुस्तिकाओं की श्रृंखला मार्क्सवाद परिचयमाला की 5वीं और आखिरी पुस्तक है। सुनिए इसका दूसरा भाग, समाजवादी देशों में जनवाद। इसके पहले समाजवादी देशों में जनवाद की जिन विशेषताओं को बतलाया गया है, सोवियत संघ तथा अन्य समाजवादी देशों में उन सबको अमली शक्ल दी जा चुकी थी। समाजवादी देशों की राजसत्ताएं और सरकारें वहां जनता के हितों की रक्षा करती हैं। यही कारण था कि इन देशों के लोग समाजवादी व्यवस्था की रक्षा में जान तक देने को तैयार रहते हैं। सोवियत संघ को ही ले लीजिए, वहां की जातियों, राष्ट्रीय इकाइयों और उनकी जनता ने पिछली लड़ाई में जिस एकदिली का परिचय दिया, वो इस बात का सबूत है कि वो व्यवस्था सही मायने में जनता की व्यवस्था है। सन 1952 के आम चुनाव में हमारे देश के कुल मतदाताओं में से सिर्फ 52% ने ही वोट दिया था। इनमें से 45% ने कांग्रेस के पक्ष में और 55% ने उसके विरोध में वोट दिया। इस प्रकार 1952 में चुनावों के फलस्वरूप बनने वाली कांग्रेस सरकार वोट देने वालों की केवल 45% की सरकार थी, अर्थात अल्पमत की सरकार थी। 1957 की हालत इससे भी गई बीती थी। 1962 में कांग्रेस को कुल 44.72% वोट मिले और 1967 में ये संख्या घटकर 37.87% रह गई। इसके विपरीत सोवियत संघ की सबसे बड़ी पार्लियामेंट के 1946 के चुनाव में कुल मतदाताओं के 99.7% ने भाग लिया। इनमें से 99.18% ने बोल्शेविक पार्टी को वोट दिया। इसी प्रकार 1950 के चुनाव में कुल वोटरों के 99.98% ने भाग लिया। इनमें 99.7% ने कम्युनिस्ट पार्टी और उसके द्वारा समर्थित निर्दलीय उम्मीदवारों को वोट दिया। 1966 के चुनाव में कुल मतदाताओं के 91.4% ने भाग लिया। इनमें से 99.76% ने कम्युनिस्ट पार्टी या उसके द्वारा समर्थित उम्मीदवारों के पक्ष में वोट दिया और 3,45,643 मतदाताओं ने विरोध में वोट दिया। पूंजीवादी देशों में कहीं कहीं आधे से अधिक मतदाता वोट देने ही नहीं जाते और जो वोट पड़ते हैं वे बहुत से उम्मीदवारों में बंट जाते हैं और जीतने वाला उम्मीदवार पड़ने वाले मतों का 10% पाकर ही जीत जाता है, जो कुल मतदाताओं का 5% ही होगा। इस प्रकार चुना गया व्यक्ति दरअसल कुल मतदाताओं के 5% का ही प्रतिनिधि होता है और 95% पर 5% की राय थोप कर उनका भी प्रतिनिधि बन जाता है। समाजवादी जनवाद में ऐसा नहीं होता। वहां अगर एक ही उम्मीदवार है तो भी वोटरों से पूछा जाता है कि वे उसे चाहते हैं या नहीं। अगर बहुमत उस उम्मीदवार को अपना प्रतिनिधि नहीं बनाना चाहता तो अकेले रहते भी वो सफल नहीं माना जाएगा। चुने जाने के लिए जरूरी है कि वो आधे से अधिक वोट हासिल करे। सोवियत रूस में 1966 के जिला सोवियतों के चुनाव में 3 उम्मीदवारों को मतदाताओं का स्पष्ट बहुमत नहीं मिल सका था और इसलिए अपने अपने क्षेत्रों से अकेले उम्मीदवार होते हुए भी उन्हें विजयी घोषित नहीं किया गया। इन बातों से साफ हो जाता है कि समाजवादी देशों की सरकारें सचमुच जनता की सरकारें हैं। वे दुनिया की सभी प्रकार की सरकारों में सबसे अधिक जनवादी सरकारें हैं, जहां सभी मेहनतकशों को राज्य में सक्रिय भाग लेने का अवसर मिलता है। वे सरकारें पूरी तरह से जनता के हित में काम करती हैं। पूंजीवादी देशों में स्थिति इससे बिल्कुल भिन्न है। वहां ताकत मेहनतकशों के हाथों में नहीं बल्कि चंद पूंजीपतियों या उनके गुर्गों के हाथ में होती है। पूंजीवादी देशों में सरकार कौन चलाएगा, लोकसभा में बैठकर कानून कौन बनाएगा, बड़ी बड़ी नौकरियां कौन लोग संभालेंगे, उनकी नियुक्ति और बर्खास्तगी कौन करेगा, शिक्षा किस प्रकार की होगी, स्कूल कॉलेजों के पाठ्यक्रमों में क्या रहेगा क्या नहीं रहेगा, आदि सभी बातों का फैसला थोड़े से धन्नासेठ पूंजीपति या उनके टुकड़खोर गुर्गे करते हैं। साथ ही वो मेहनतकशों को ये विश्वास दिलाने की कोशिश करते हैं कि वे लोकसभा में अपनी मर्जी के लोगों को भेजकर जैसी चाहे वैसी सरकार बना सकते हैं। पूंजीपति या उनके प्रचारकों का ये दावा सरासर झूठ है। ये बात हम मार्क्सवाद परिचयमाला की 4थी पुस्तक यानी पूंजीवादी जनवाद में देख चुके हैं। नोट: सोवियत संघ तथा अन्य समाजवादी देशों के विघटन के बावजूद यह जो बातें कही गई हैं वे अपनी जगह पर अब भी सही हैं।
इसलिए उनमें फेरबदल नहीं किया गया है। प्रेस और विचार प्रकट करने की आज़ादी का भी समाजवादी देशों की जनता पूरा उपभोग करती है। कारखानों, दफ्तरों, सामूहिक खेतों, गांवों, स्कूलों आदि में दीवारों पर चिपकाने वाले अखबारों यानी वॉलपेपर्स का बहुत चलन है। कारखानों के मजदूर अपना अखबार निकालते हैं। ये अखबार कारखाने के मैनेजर से लेकर मजदूर तक की आलोचना करता है, नए सुझाव देता है, नई योजनाएं बनाकर उन पर अमल करने के तरीके बतलाता है। मजदूर अपनी मजदूर सभाओं और कमेटियों में कारखानों की सब बातों पर बहस करते हैं और अखबार द्वारा अपनी राय जाहिर करते हैं। कारखाने के मैनेजर, मैनेजिंग कमेटी और सरकार इस राय की इज्जत करती है। इसी तरह दफ्तरों, खेतों, गांवों, स्कूलों आदि के अखबारों में उनकी समस्याओं पर विचार प्रकट किए जाते हैं। सरकार इन अखबारों में छपी शिकायतों पर खास तौर से ध्यान देती है। सरकार की तरफ से इन अखबारों के लिए कागज, प्रेस आदि की पूरी सुविधा दी जाती है। ये अखबार समाजवादी सरकार की इंद्रियां हैं, जिनके द्वारा वो जनता की शिकायतों को सुनती है, उसकी असली हालत को देखती है और उसकी भावनाओं को अनुभव करती है। भाषण, प्रकाशन और सभा सम्मेलनों की स्वतंत्रता के बारे में ये बात याद रखनी चाहिए कि आलोचना, आत्मालोचना समाजवादी समाज के विकास का एक नियम है। सभी राजकीय और सार्वजनिक संगठनों एवं मेहनतकश जनता के सामूहिक संगठनों के काम आलोचना की भावना से ओतप्रोत होते हैं। सही समाधानों की तलाश, पुरानी पड़ गई धारणाओं पर नई भावना का हावी होना और नई तथा प्रगतिशील चीज के लिए रास्ता साफ करना समाजवादी आलोचना का सबसे महत्वपूर्ण पहलू है। समाजवादी देश का हर नागरिक अपने देश का स्वामी है, इसीलिए वो त्रुटियों के प्रति उदासीन नहीं रह सकता। प्रगति की राह में रुकावट पैदा करने वाली किसी भी चीज को बर्दाश्त नहीं कर सकता। समाजवाद में समाजवादी अधिकारों और स्वतंत्रताओं के व्यापक उपभोग की यही एक गारंटी है। महिलाओं को भी जितनी सुविधाएं और पुरुषों के साथ जितनी बराबरी समाजवादी देशों में हासिल है, उतनी और किसी भी पूंजीवादी देश में नहीं है। समाजवादी देशों की महिलाएं अपने अपने देशों के आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक जीवन में पूरा भाग लेती हैं। वे देश के समाजवादी निर्माण के अलग अलग क्षेत्रों में पूरी कुशलता का परिचय दे रही हैं। समाजवादी देशों के अलग अलग राष्ट्रों और उनमें बसने वाली जातियों को भी समानता का पूरा अधिकार दिया गया है। सच तो ये है कि जिस प्रकार पूंजीवाद कमजोर राष्ट्रों को गुलाम बनाकर उनका शोषण किए बगैर नहीं रह सकता, उसी प्रकार समाजवाद राष्ट्रों को समानता दिए बगैर नहीं रह सकता। सोवियत संघ में पिछड़े राष्ट्रों को कागज पर बराबरी का अधिकार देकर ही संतोष नहीं कर लिया गया। वहां पिछड़ी जातियों को आर्थिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक दृष्टि से उन्नत बनाकर उन्हें दूसरों के बराबर लाने का पूरा और सफल प्रयास भी किया गया है। समाजवादी देशों की राजसत्ताएं सही मायने में समाजवादी जनवाद पर आधारित जनवादी राजसत्ताएं हैं। बहुमत की मजदूरों, किसानों की राजसत्ताएं हैं।